नमस्कार स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, पहले मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर हिस्ट्री के ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। और इस पे आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा और आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही आगे भी वीडियोस बनाऊं हिस्ट्री के, राइट। तो आप लोगों के कारण ही मैं यहाँ पे आप लोगों को फोर्थ चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। और मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, अभी भी बोल रही हूँ कि मैं कोई हिस्ट्री के टीचर नहीं हूँ, है ना। मैं तो मैथ सिखाती हूँ, लेकिन आप लोग चाहते थे कि मैं हिस्ट्री सिखाऊँ, दैट्स वाई मैं यहाँ पर आप लोगों को हिस्ट्री भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मेरे से जितना हो सकता है वो मैं आप लोगों के लिए करूँगी। आपको जो कुछ भी चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और ये फोर्थ चैप्टर के लिए भी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, तो मुझे लगा कि फाइनली मुझे ये फोर्थ चैप्टर भी कंप्लीट करना चाहिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसका नाम क्या है स्टूडेंट? महाराष्ट्र बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो महाराष्ट्र था वो शिवाजी महाराज के टाइम के पहले कैसा था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उस टाइम पे क्या क्या था, क्या नहीं था। यानी जब शिवाजी महाराज नहीं थे, उनका शासन नहीं था, तो उसके पहले महाराष्ट्र कैसा था। वैसे ये जो आपका चैप्टर है ना, आपको ऐसा लगेगा कि ये इस चैप्टर के जैसा है। ये जो हमने चैप्टर लास्ट में देखा था, सेकेंड चैप्टर क्या था, रुको मैं बताती हूँ। इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज, है ना, इंडिया था। ओके, तो कंफ्यूज्ड मत होना स्टूडेंट, ये इंडिया है जो हमने सेकेंड चैप्टर पढ़ा था, और अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, महाराष्ट्र। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। समझ में आया ना? ये क्या है, महाराष्ट्र, और वो था इंडिया। चलो अभी बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं हम लेसन को पढ़ना। तो क्या दिया गया है यहाँ पे, देखो मैं लाइन बाय लाइन आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, सो प्लीज़ आप ध्यान दे करके पढ़ना, ठीक है। चलो देखते हैं क्या दिया इसमें कि एट द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी मोस्ट ऑफ द टेरिटरी इन महाराष्ट्र वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ निजाम शाह ऑफ अहमदनगर एंड आदिल शाह ऑफ बीजापुर। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो 17th सेंचुरी थी उसके स्टार्टिंग में, यानी कि उसके प्रारंभ में जो महाराष्ट्र था उसका ज़्यादातर जो टेरिटरी थी, यानी ज़्यादातर जो पार्ट था, ज़्यादातर जो प्रदेश थे वो किसके कंट्रोल में थे, निजाम शाह ऑफ अहमदनगर और आदिल शाह ऑफ बीजापुर, ठीक है। यहाँ पे महाराष्ट्र के जो अलग अलग प्रदेश थे उनकी बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। वो जो टेरिटरी होती है ना, जैसे महाराष्ट्र के अलग अलग, महाराष्ट्र इतना बड़ा है, ठीक है, तो उसमें छोटे छोटे जगह होंगे, तो उसकी बात की जा रही है, ठीक है। फिर आगे देखो, द मुगल्स हैड एंटर्ड खानदेश, यानी कि जो मुगल थे वो खानदेश में एंटर, मतलब उनका प्रवेश वहाँ पे हो चुका था, उन्होंने वहाँ पे एंट्री कर ली थी, ठीक है। फिर आगे क्या है देखो, देयर ऑब्जेक्टिव वॉज टू एक्सपांड देयर पावर इन साउथ, यानी कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, वो किस लिए यहाँ पर आए थे, तो वो अपने पावर को एक्सपांड करना चाहते थे साउथ में, यानी कि बढ़ाना चाहते थे। कौन बढ़ाना चाहते थे स्टूडेंट? तो मुगल्स बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। देयर वर सेटलमेंट्स ऑफ सिद्दी पीपल हु हैड कम फ्रॉम अफ्रीका अलॉन्ग द कोस्ट लाइन ऑफ कोंकण। देखो स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो कोंकण के कोस्ट लाइन थे वहाँ पर सिद्दी पीपल के सेटलमेंट्स थे, ओके, जो कहाँ से आए थे, अफ्रीका से आए हुए थे, ठीक है। जो अफ्रीका से आए हुए सिद्दी लोग थे, उन लोगों ने कोंकण के जो कोस्ट लाइन्स होते थे, यानी कि जो तट होते थे, वहाँ पर इनका सेटलमेंट्स था, यानी कि बस्तियाँ उनकी वहाँ पे थी। समझ में आया? आगे देखो, द कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट amongst the Portuguese, the British, the French and the Dutch who had come from Europe was getting intense during this period। अभी बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इसी समय पे क्या हुआ था, जो यूरोप से आए हुए, देखो यहाँ पे है ना यूरोप से, ठीक है, तो जो यूरोप से आए हुए पुर्तगाली थे, उसके बाद ब्रिटिश थे, फ्रेंच थे, ये पोर्तुगीज़ हैं, ठीक है, पोर्तुगीज़, ब्रिटिश और जो फ्रेंच, उसके बाद यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, डच की बात की जा रही है, ठीक है। तो इनमें क्या हुआ था ना बच्चों, कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन वो एक दूसरे से कैसे होड़ मची हुई थी कि हम आगे जाएंगे, हम आगे जाएंगे, यानी हमारा विस्तार होगा, हमारा विस्तार होगा। इस तरीके से उनके बीच में मनमुटाव, तनाव चल रहा था, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को?
अभी आगे देखो, देयर वॉज स्टिफ कॉम्पिटिशन अमंगेस्ट देम टू कैप्चर द मार्केट्स फॉर ट्रेड, यानी कि इनके बीच में बहुत ही स्टिफ कंपटीशन था, किस लिए, मार्केट को कैप्चर करना फॉर ट्रेड, यानी कि मार्केट में किसका व्यापार हो, इनका व्यापार हो, इसके लिए इनके बहुत ही ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन था। एंड द पोर्तुगीज हैड ऑलरेडी स्टेब्लिश देयर रूल इन गोवा एंड वसई ऑन वेस्टर्न कोस्ट लाइन, और ये जो पोर्तुगीज थे उन्होंने क्या किया था, वेस्टर्न कोस्ट लाइन पर गोवा और वसई में इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था। एस्टेब्लिश्ड मतलब क्या होता है स्टूडेंट, स्थापित करना। द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच हैड फाउंड एन एंट्री थ्रू द मीडियम ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज बाय सेटिंग अप फैक्ट्रीज, और जो कौन थे, ब्रिटिश थे, जो डच थे और जो फ्रेंच थे, जो फ्रेंच थे उन्होंने क्या किया, जो ट्रेडिंग कंपनीज थे उनके माध्यम से वहाँ पे एंट्री किया, ठीक है, वहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज को उन्होंने क्या किया, सेटअप किया, ठीक है। All these powers assess the strength of other powers, keep themselves safe and try to dominate as much as possible। यानी कि क्या होगा, यानी ये जो पावर्स थी ना, ये सभी क्या करती थी, एक दूसरे के पावर्स का अनुमान लगाया करती थी कि कौन कितना शक्तिशाली है, ठीक है, और वो क्या चाहती थी कि ज़्यादा, मतलब वो अपना अधिकार जमाना चाहती थी, अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती थी। दिस कॉन्फ्लिक्ट हैड ऑलरेडी क्रिएटेड इनस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी इन महाराष्ट्र, यानी कि इसकी वजह से ये जो इनके मन में ये जो इनके बीच में मन मुटाव चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा था, इसके कारण जो महाराष्ट्र था ना, वहाँ पे इनस्टेबिलिटी आ गई थी, यानी कि अस्थिरता और इनसिक्योरिटी, असुरक्षितता, ठीक है, वो क्रिएट हो गई थी। दिस डिफरेंट पीपल फ्रॉम यूरोप वर कॉल्ड टोपकार ऑन द बेसिस ऑफ देयर कस्टमरी हेड गियर, ठीक है। तो यूरोप के ये जो लोग थे, ये जो आए हुए थे, इन लोगों को इनके मतलब इनके जो क्या होते थे, कस्टमरी हेड गियर, ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता था स्टूडेंट, टोपकार कहा जाता था। इनके टोपों के कारण इनको टोपकार मतलब टोपा वाला कहते थे, ठीक है। ये जो लोग थे इनको यूरोप के जो अलग अलग लोग थे, समझ में आया। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को मीनिंग समझा दिया एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, और कहीं पे कुछ छूट जाता है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, ओके। तो ध्यान दे करके आप पढ़ाई करो। चलो देखो आगे क्या है कि इट इज़ नेसेसरी टू गेट एक्वाइंटेड विद द विलेज, कस्बा एंड परगना टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सेटलमेंट्स इन दैट पीरियड। देखो स्टूडेंट, अभी अगर आप लोगों को उस टाइम का सेटलमेंट्स के बारे में जानना है, बस्तियों के बारे में जानना है, तो उससे भी पहले आप लोगों को क्या जानना चाहिए, विलेज, कस्बा और परगना के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। एज ऑल्सो ऑफ द ऑफिसर्स दैट फॉर्म अ लिंक बिटवीन द रूलर्स एंड देयर सब्जेक्ट एंड ऑल्सो द मार्केट्स एंड द क्राफ्ट्समैन, यानी कि जो कौन होते थे, जो अधिकारी होते थे, ऑफिसर्स होते थे, वो क्या करते थे, तो जो शासक रहते थे उनके और उनके जो सब्जेक्ट्स रहते थे उनके बीच में वो एक लिंक का काम करते थे, ठीक है। एंड ऑल्सो द मार्केट्स एंड द क्राफ्ट्समैन, क्राफ्ट्समैन मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कोई कारीगर होता है ना वो, ठीक है, काम करने वाला। परगना, अभी परगना, कस्बा और विलेज के बारे में हम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो देखो स्टूडेंट क्या दिया है यहाँ पे कि ये देखो यहाँ पे है कि परगना वॉज मेड अप ऑफ मेनी विलेजेस, यानी कि जो परगना था वो कई सारे विलेजेस, कई सारे गाँवों को बना करके बनता था। जनरली द हेडक्वार्टर्स ऑफ अ परगना वॉज कॉल्ड कस्बा, यानी कि जो हेडक्वार्टर्स होते थे परगना के, ठीक है, उसको क्या कहा जाता था स्टूडेंट, कस्बा कहते थे, ठीक है। अ विलेज स्मॉलर देन कस्बा वॉज कॉल्ड मौजा, यानी कि वो गांव जो क्या हो, कस्बे से छोटा हो, ठीक है, स्मॉलर देन कस्बा यानी कि कस्बे से छोटा, तो उसको क्या कहते थे, मौजा। समझ में आया। एंड इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे कि विलेज क्या होता है, मौजा और मौजा क्या होता है। उसके बाद मतलब विलेज मौजा तो दोनों सेम ही होते हैं। उसके बाद कस्बा और उसके बाद परगना। तो चलो स्टूडेंट पूरा हम लोग डिटेल में देखते हैं। चलो देखो यहाँ से मेन पॉइंट शुरू हो रहा है, तो अभी आप लोग ध्यान से एकदम पढ़ना, ताकि मतलब अगर देखो लेसन अगर ध्यान से पढ़ते हो ना, तो जब आप क्वेश्चन आंसर लर्न भी करते हो तो आपको समझ में आता है कि अरे हमने वहाँ पे ये पढ़ा था, ठीक है। और ये जो सारे थियरी सब्जेक्ट्स हैं ना स्टूडेंट, आप लोगों को एकदम इसे समझ करके लर्न करना चाहिए। मतलब समझ करके लर्न करने का मतलब क्या, जैसे देखो जो चीज़ हमको समझ में आ जाती है वो अगर हम
डिट्टू नहीं लिख पाते तो हम लोग उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके तो लिख ही सकते हैं ना। जैसे समझिए एग्जाम में आपके कुछ क्वेश्चन आता है तो अगर आप वो समझे रहोगे तो आप लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपने कोई बहुत ही एकदम बाय हार्ट कर लिया, बहुत ही अच्छे से लर्न कर लिया, पर वो ऐसा हो सकता है कि आप भूल सकते हो। लेकिन अगर आप लेसन समझे रहोगे तो भूलने की कोई गुंजाइश होती ही नहीं ना, क्योंकि जो चीज़ हम समझ जाते हैं वो हम जल्दी भूलते नहीं हैं। चलो देखते हैं क्या दिया। विलेज देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्ड इन विलेजेस, यानी कि ज़्यादातर लोग कहाँ पे रहते थे, तो गाँव में ही रहते थे। और विलेज वॉज ऑल्सो कॉल्ड मौजा, यानी कि विलेज को ही क्या कहा जाता था, मौजा। द चीफ ऑफ द विलेज वॉज द पाटिल, यानी कि विलेज का मुखिया कौन होता था, स्टूडेंट, तो पाटिल होता था। ठीक है। ही यूज टू ट्राई टू ब्रिंग मैक्सिमम लैंड कल्टिवेशन, यानी कि वो क्या चाहता था कि ज़्यादातर जो भूमि है उसको वो, मतलब ज़्यादातर जो लैंड है वो किस लिए यूज़ किया जाए, कल्टीवेशन, यानी कि खेती में आए, उसको उपयोग किया जाए। ठीक है। When there was any dispute in the village, the पाटिल resolved it and made peace, यानी कि जब भी गांव में कुछ भी डिस्प्यूट होता था, झगड़े होते थे, तो उसको कौन सॉल्व करता था, तो पाटिल सॉल्व करता था और फिर वहाँ पे वो शांति फैलाता था। कुलकर्णी हेल्प द पाटिल इन हिज वर्क, और कुलकर्णी होते थे जो क्या करते थे, पाटिल की हेल्प करते थे उनके काम में। पाटिल गांव का मुखिया होता था, पाटिल की हेल्प कौन करते थे, तो कुलकर्णी। ठीक है। द कुलकर्णी केप्ट द रिकॉर्ड ऑफ द रेवेन्यू दैट वॉज कलेक्टेड, यानी कि जो कुलकर्णी होते थे वो क्या करते थे, जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ रहता था उसका वो हिसाब देखते थे। ठीक है। उसके बारे में वो रिकॉर्ड रखते थे। अभी स्टूडेंट यहाँ पे देखना क्या आया है कि क्या दिया है इसमें कि रिकॉर्ड ऑफ द रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे पैसा आता है ना, तो वो। फिर देयर वर वेरियस आर्टिसंस इन द विलेज, यानी कि जो गांव था वहाँ पे, मतलब जो गांव रहता था वहाँ पे कई सारे आर्टिसंस यानी कि श्रमिक रहते थे। दे हैड हेरिडिटरी राइट्स रिगार्डिंग देयर ऑक्यूपेशन, यानी उनके ऑक्यूपेशन के प्रति उनका क्या होता था, राइट्स होता था। हेरिडिटरी, हेरिडिटरी मतलब क्या होता है बच्चों, वंशानुगत, यानी कि समझिए कि उनके पिताजी वो काम करते थे तो ये लोग भी वही काम करेंगे। ठीक है। तो ये होता है वंशागत। तो ऐसे ये लोग क्या करते थे, वंश परंपरा से ये लोग अपने व्यवसाय किया करते थे। ठीक है। फिर आगे देखो, द peasants gave a share of their agricultural produce to the artisans for the services they rendered to the village community. This share was known as बालूता। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि गांव में जो लोग भी रहते थे, मतलब गांव में जो आर्टिसंस यानी कि जो श्रमिक थे वो क्या करते थे, अपनी सर्विसेज देते थे और उसके बदले में, ठीक है, उन्हें जो फार्मर्स होते थे वो क्या देते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, यानी कि जो अनाज उगता था उसका हिस्सा कुछ दे देते थे। ठीक है। उस हिस्से को क्या कहते थे, तो बालूत कहा करते थे। क्या कहते थे, बालूत, याद रखना। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट कस्बा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या दिया है इसमें, अ कस्बा वॉज लाइक अ बिग विलेज। कस्बा कैसा होता था, तो एक बड़े से गाँव के जैसा होता था। एंड इट वॉज यूजली द हेडक्वार्टर्स ऑफ अ परगना, यानी कि ये क्या होता था, परगना का हेडक्वार्टर्स यानी कि मुख्य स्थान होता था। ओके। फॉर एग्जाम्पल इंदापुर कस्बा ऑफ इंदापुर परगना, वाई कस्बा ऑफ वाई परगना वर द हेडक्वार्टर्स ऑफ दोज परगनाज। यानी सुनो ध्यान से बच्चों, जो इंदापुर परगना है उसका हेडक्वार्टर क्या था, इंदापुर कस्बा। उसके बाद वाई परगना का जो हेडक्वार्टर था वो क्या था, वाई कस्बा। समझ में आया। फिर एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन। व्हाट वॉज द मेन ऑक्यूपेशन इन दैट पीरियड, सो एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन। ओके। लोगों की मुख्य जीविका का साधन क्या था, तो एग्रीकल्चर ही था, यानी कि वो खेती करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। एंड देयर वर स्किल आर्टिसंस लाइक कारपेंटर्स, ब्लैक स्मिथ्स एक्सेट्रा इन अ कस्बा। और कस्बा में कई क्या रहते थे, स्किल्ड आर्टिसंस यानी कि श्रम करने वाले भी रहते थे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ब्लैक स्मिथ यानी लोहार की और कारपेंटर्स की। ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों जन का नाम दिया गया है। एंड देयर वाज यूजुअली अ मार्केट एडजेसेंट टू अ कस्बा, यानी कस्बा से जुड़ा हुआ एक मार्केट भी हुआ करता था।
और द सेठे एंड महाजन वतनदार्स ऑफ पेट, और सेठे और महाजन क्या होते थे? वतनदार्स ऑफ पेट, यानी कि मार्केट के पेट हुआ करते थे। मतलब जो मार्केट होता था, मार्केट को ही क्या कहते थे? पेट कहते थे। तो उसके वतनदार कौन हुआ करते थे? सेठे एंड महाजन। ओके, एवरी विलेज डिड नॉट नेसेसरी हैव अ पेट। अभी ये जरूरी नहीं है कि हर एक विलेज में ही पेट हो, ठीक है। और सेटिंग अप ऑफ पेट वॉज जॉब ऑफ सेट्स एंड महाजन, ठीक है। सेठेस और महाजन का ये जॉब होता था पेट को सेटअप करना। फॉर दैट, और ये इसके लिए क्या करते थे? दे रिसीव लैंड फ्रॉम द गवर्नमेंट, इसके लिए वो गवर्नमेंट से लैंड लेते थे, रिसीव करते थे, और कुछ राइट्स लेते थे, अधिकार लेते थे विलेजर्स से। द महाजन मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ पेट, यानी कि जो मार्केट रहता था उसका हिसाब किताब कौन रखते थे? स्टूडेंट। तो जो महाजन होते थे वही रखते थे। अभी हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? परगना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो मेनी विलेजेस टुगेदर मेड अ परगना, समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो, कई सारे गाँवों को मिला करके क्या बनता है स्टूडेंट? परगना बनता है। बट द नंबर ऑफ विलेजेस वॉज नॉट द सेम इन ऑल परगनास, लेकिन नंबर ऑफ जो विलेजेस है ना वो हर परगना में सेम नहीं होते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे इसमें 240 गांव है एक परगना में, तो दूसरे परगना में भी 140 गांव रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर्स चेंज हो सकते। किसी किसी परगना में तो खाली बस 40 गांव है, समझ में आया? तो ऐसे करके होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि द पुणे परगना वॉज बिग परगना। पुणे परगना क्या होता? बिग परगना था। इट कंसिस्टेड ऑफ 290 विलेजेस, और ये 290 विलेजेस का बना हुआ था, ठीक है। इसमें 290 विलेजेस शामिल थे। फिर एक और यहाँ पे चाकन परगना की बात की गई है जिसमें 64 विलेजेस थे, और इसमें सिरवाल परगना क्या था? छोटा था, इसमें बस 40 विलेजेस ही थे। ओनली 40 विलेजेस वर देयर। ओके, सो यू तो आपको पता चलेगा कि देखो जो विलेजेस हैं, नंबर ऑफ विलेजेस वो सेम नहीं होते हैं, हर परगना में वो अलग अलग होते हैं। बस यहाँ पर आपको यही बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। एंड द देशमुख एंड द देश पांडे वर द वतनदार्स ऑफिसर ऑफ द परगना, और देशमुख और देश पांडे क्या होते थे? परगना के वतनदार ऑफिसर्स होते थे, ठीक है। फिर आगे क्या है कि द देशमुख वॉज द चीफ ऑफ पाटिल्स इन परगना, यानी कि जो देशमुख होते थे वो क्या होते थे? जैसे जो परगना के पाटिल्स है, यानी कि जो मुखिए थे, चीफ ऑफ, उसके चीफ होते थे। कौन चीफ होते थे? तो देश पांडे। समझ में आया? जो परगना के पाटिल्स थे उनका प्रमुख कौन होता था? तो देशमुख होता था, ठीक है। द देशमुख डिड एट द परगना लेवल व्हाट द पाटिल डिड एट द विलेज लेवल, यानी कि जो देशमुख था वो जो परगना लेवल पे किया करता था, ठीक है। जो देशमुख था वो जो परगना, जैसे हमने विलेज में देखा था कि पाटिल क्या होता था? मुखिया होता था। तो पाटिल जो विलेज लेवल पे किया करता था वही काम जो देशमुख रहता था वो परगना लेवल पे करता था, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो। फिर आगे क्या है देखो, द देशपांडे वॉज द चीफ ऑफ ऑल कुलकर्नीज इन द परगना, और सभी कुलकर्नीज का चीफ मतलब मेन मुख्य कौन होता था? तो देशपांडे। और देशपांडे क्या करते थे? देशपांडे डिड एट द परगना लेवल द वर्क दैट कुलकर्णी डिड एट द विलेज लेवल, यानी कि वो काम जो कुलकर्णी विलेज लेवल पे किया करते थे वही काम देशपांडे परगना लेवल पे करते थे। These वतनदार ऑफिसर्स वर द लिंक बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, और ये जो वतनदार ऑफिसर्स थे ये एक लिंक की तरह काम करते थे बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट, यानी कि प्रजा और सरकार के बीच में। आगे देखना अभी क्या दिया है कि इन केस ऑफ एनिमी इन्वेजन और ड्रॉट दीज वतनदार रिप्रेजेंटेड द ग्रीवियंसेस ऑफ द पीपल टू द गवर्नमेंट, यानी कि जब भी कोई संकट आता था, जैसे कि अकाल मतलब क्या होता है बच्चों? एकदम सूखा पड़ जाना, खाने पीने के लिए कुछ भी ना होना। तो जो ये लोग होते थे मतलब कौन? वतनदार, ये क्या करते थे? जो भी प्रजा की मांगे होती थी, ठीक है, वो सरकार के सामने रखने का काम ये लोग करते थे। समटाइम्स दीज ऑफिसर्स मिसयूज देयर पावर, और कभी कभी क्या होता था कि ये जो ऑफिसर्स थे
दे मिस यूज देयर पावर्स, यानी कि ये अपने पावर्स का मिस यूज करते थे, गलत यूज करते थे। क्या करते थे? दे कलेक्टेड मोर मनी फ्रॉम द पीपल देन वॉज ड्यू और ड्यू नॉट रिमिट द मनी सो कलेक्टेड टू द गवर्नमेंट इन टाइम। ऑन सच ओकेजन्स द पीपल सफर्ड हरासमेंट। क्या होता था? कभी भी प्रजा से जो मनी पैसा इकट्ठा करते थे ना, वो सबमिट नहीं करते थे जल्दी कहाँ पे? राजा को। ठीक है, इसके लिए जो प्रजा थी, जो लोग थे, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते थे। कभी कभी ये ज़्यादा पैसे भी ले सकते थे, समझ में आए? जितना तय किया गया उससे अधिक पैसे भी वसूल करते थे प्रजा से। इसके कारण प्रजा बहुत ही परेशान हो गई थी। ये अपने पावर्स का मिसयूज करते थे, गलत यूज करते थे। ठीक है स्टूडेंट, अभी आगे देखो। द कैलेमिटी ऑफ अ फैमिन। फैमिन यानी क्या होता है बच्चों? अकाल पड़ जाना। ठीक है, अभी बोलोगे कि ऊपर भी था अकाल जैसी स्थिति, अकाल पड़ जाना। हाँ, उसका मतलब भी वही होता है और इसका मतलब भी वही होता है। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या दिया अकाल पड़ने में। एग्रीकल्चर वॉज डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर, यानी कि जो खेती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? तो रेन वाटर के ऊपर। अगर बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, है ना। इफ़ इट डिड नॉट रेन, अगर रेन ना हो, क्रॉप्स वुड फेल, यानी कि जो फसल है वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट? खराब हो जाएगी। द प्राइजेस ऑफ फूड ग्रेन्स रॉज, और जो फूड ग्रेन्स है, अनाज है, उनके प्राइसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। इट बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल टू गेट फूड ग्रेन्स एंड अदर थिंग्स, और ये लोगों के लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा फूड ग्रेन्स और दूसरी चीज़ों को पाना। ठीक है, देयर वॉज नो फोल्डर फॉर द कैटल, यानी कि जो कैटल रहेंगे उनको तो चारा मिलेगा ही नहीं, है ना। जो पशु रहेंगे उनको चारा मिलेगा, जब बारिश ही नहीं होगी तो उनको चारा कहाँ से मिलेगा? फिर वाटर बिकेम स्केयर्स, और जो वाटर है वो बहुत ही कम हो जाएगा। इट बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू लिव इन द विलेज, और गांव में रहना लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, दे वर फोर्स टू लीव द विलेज, यानी कि उन्हें क्या करना पड़ेगा? गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। समझ में आया? तो ऐसी स्थिति का कभी कभी निर्माण हो जाता था जब भी बारिश नहीं होती थी, फिर जाके फसल नहीं होते थे। इसके कारण जो लोग थे उनको खाना नहीं मिल पाता था और ये गांव छोड़कर चले जाते थे। मतलब जैसे अगर वहाँ पे खाना पीना नहीं है, पूरा अकाल पड़ा हुआ है, तो लोग वहाँ पे मरने के लिए रहेंगे क्या? वो दूसरी जगह नहीं जाएंगे, तो ऐसे ही वो दूसरी जगह पे चले जाते थे। ठीक है, फिर आगे क्या है देखो। फैमिन वॉज ग्रेट कैलेमिटी फॉर द पीपल, यानी कि पहले हाँ, वो जो फैमिन हुआ करता था ये बहुत ही बड़ा संकट बन जाता था। ठीक है, लोगों के लिए। आगे देखो स्टूडेंट क्या दिया है। द ग्रेट फैमिन अकर्ड इन महाराष्ट्र इन 1630, और एक बार बहुत ही भयानक सा अकाल महाराष्ट्र में पड़ा था। कब पड़ा था? इन 1630 में। इसका वर्णन ऐसा मिलता है। पीपल वर ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड ड्यू टू दिस फैमिन। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड ऑन दीज वर्ड्स। पीपल वर रेडी टू सेल देमसेल्व्स फॉर द पीस ऑफ बाकरी बट देयर वॉज नोबडी टू बाई देम। देखो अभी इसको समझना, वहाँ पे जो लोग थे ना बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, उनमें हाहाकार मचा हुआ था। और ये हमें कैसे पता चलता है? देखो इससे जो लोग थे ना वो अपने आप को बेचने तक के लिए तैयार हो गए थे, बस एक सिंगल सी रोटी के लिए, भाकरी के लिए। ठीक है, बस एक भाकरी के लिए वो लोग अपने आप को बेच देना चाहते थे। तो इससे आप समझ सकते हो कि कितना भयंकर अकाल पड़ा होगा, क्योंकि रोटी के लिए खुद को बेचना मतलब ये छोटी बात नहीं है ना, और उनको खरीदने के लिए कोई भी नहीं था। देयर वॉज अ सीवियर स्केयरसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी फूड ग्रेन्स का बहुत ही ज़्यादा स्केयर्स यानी कमी हो गई थी। कैटल एंड फार्म एनिमल्स डेड, और जो पशु है और जो भी एनिमल्स रहते थे वे सभी बेचारे मर जाते थे। एग्रीकल्चर वॉज डिवेस्टेड, और पूरा के पूरा जो खेती था वो भी एकदम से बेकार हो गया था। ठीक है, खेती पूरी नष्ट हुई। उसके बाद द फेमिन पुट एन एंड टू इंडस्ट्रीज, और फेमिन के कारण जो उद्योग धंधे थे वो भी एकदम से चौपट हो गए। और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कैम टू स्टैंड स्टिल, यानी कि जो दूसरे लेन देन के साधन थे, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स
ये सभी क्या हो गए थे, रुक गए थे। पीपल हैड टू वांडर टू फार अवे रीजन्स इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, और जो लोग थे वो वहाँ से छोड़ के जा रहे थे, ठीक है, अपने दूसरे सोच रहे थे कि कहीं और जाएंगे तो उनको कहीं पे खाना पीना तो मिल ही जाएगा, ठीक है। इट वॉज अ ग्रेट चैलेंज टू ब्रिंग बैक टू नॉर्मलेसी द डिवेस्टेड लाइफ ऑफ द पीपल, यानी जो लोग थे उनका पूरा जो जीवन था वो एकदम से अस्त व्यस्त हो चुका था, और फिर से उसे पहले जैसा करना ये बहुत ही बड़ी क्या थी, चुनौती थी। इतना आसान नहीं था कि पहले जैसा इसको कर दिया जाए। समझ में आया आप लोगों को? चलो अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, वारकरी पंथ का कार्य, ठीक है, जो वारकरी मूवमेंट था उसका हम वर्क देखेंगे स्टूडेंट। तो क्या दिया इसमें देखो, सोसाइटी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्लाइंड बिलीव्स एंड रिचुअल्स, यानी कि जो सोसाइटी थी, समाज था, उस पर ज़्यादा प्रभाव किसका था, तो ब्लाइंड बिलीव्स यानी कि अंधविश्वास, और एक और चीज़ होता है ना रिचुअल्स यानी कि कर्म कांड, इस पर उन लोगों को ज़्यादा विश्वास था। पीपल हैड बिकम फैटलिस्टिक एंड इनर्ट, यानी कि जो लोग थे वो कैसे मतलब किसके अधीन हो गए थे, तो भाग्यवाद के अधीन हो गए थे, ठीक है। यानी कि वो क्या सोचते थे, सुनो ध्यान से सुनो, वो क्या सोचते थे कि जो हमारे भाग्य में हमको वो मिल जाएगा, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दे हैड लॉस्ट ऑल इनिशिएटिव्स, ठीक है, मतलब वो जो पहले काम किया करते थे अभी वो भाग्य के भरोसे बैठ गए थे और कुछ भी काम नहीं करते थे, ठीक है। द कंडीशन ऑफ द कॉमन पीपल वॉज मिजरेबल, यानी कि जो सामान्य जनता थी उनकी कंडीशन कैसी हो गई थी स्टूडेंट, क्या है, मिजरेबल, यानी बराबर थी पर ज़्यादा अच्छी नहीं थी और ज़्यादा बुरी भी नहीं थी, ऐसा हम बोल सकते हैं। इन सच सर्कमस्टेंसेज द संत इन महाराष्ट्र एंडेवर्ड टू इंस्पायर द मैसेज, यानी कि इस समय में जो महाराष्ट्र के संत थे उन्होंने क्या किया, समाज में उनको जगाने का कार्य किया, उनमें चेतना निर्माण करने का कार्य महाराष्ट्र में जो संत थे वारकरी मूवमेंट के उन्होंने किया, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं। इन महाराष्ट्र द ट्रेडिशन ऑफ संत विच बिगेन विद संत ध्यानेश्वर एंड संत नामदेव was carried on by sons coming from various struts of the society। देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो महाराष्ट्र के नामदेव संत थे, उसके बाद संत ज्ञानेश्वर से यह जो परंपरा है, ठीक है, ये जो ट्रेडिशन है इसका निर्माण हुआ, ये प्रारंभ हुई, और जो सोसाइटी के अलग अलग डिविजन्स थे, वर्ग थे, ये सभी ने क्या किया, मतलब दूसरे जगह से आए हुए संतों ने इस ट्रेडिशन को वो लोगों ने क्या किया, आगे बढ़ाया, ठीक है। पीपल फ्रॉम ऑल स्टेट्स ऑफ सोसाइटी वर पार्ट्स ऑफ द संत ट्रेडिशन, यानी सभी वर्गों के जो लोग थे वे सभी इसका हिस्सा थे। फॉर एग्जाम्पल देखो, संत चोखा मेला, संत गोरोबा, ठीक है, संत सेना, संत सावत, संत नरहरी, संत शेख मोहम्मद एक्सेट्रा, ठीक है। तो इनके कुछ नाम दिए गए जो इसमें शामिल थे। संत चाकोबाज वाइफ, संत सोयराबाई एंड सिस्टर, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत जनाबाई, फिर क्या है, संत कान्होपत्र, संत बहिनाभाई सिवुरकर एंड अदर वुमेन वर ऑल्सो अमंग देम, और ये सारे कुछ संतों के नाम है जो इसमें शामिल थे, ठीक है। फिर आगे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या दिया गया है कि पंढरपुर वॉज द सेंटर ऑफ संत मूवमेंट, यानी जो संत लोग थे, संत पंथ, उनका जो हेड क्वार्टर था, मतलब सेंटर था, वो कहाँ पे था, तो इट वॉज इन पंढरपुर। विट्ठल वॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ देयर वर्शिप, यानी कि वो किसकी पूजा अर्चना किया करते थे, तो दे वर्शिप भगवान विट्ठल। आपको पता होगा महाराष्ट्र में भगवान विट्ठल की पूजा अर्चना बड़े ही धूमधाम से की जाती है। ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर चंद्रभागा एट पंढरपुर द संत एंड पिलग्रिम्स यूज्ड टू रिजॉइस इन देयर
devotion. Their equality was propagated through bhajans, कीर्तन्स एंड यूनिटी मिल्स। फिर यहाँ पे क्या दिया गया है कि पंढरपुर में जो चंद्रभागा नदी थी उसके तट पर जो सभी संत थे वे सभी इकट्ठा हुआ करते थे, इकट्ठा होते और फिर भक्ति में वो लोग एकदम मगन रहते थे। और यहाँ पर भजन कीर्तन और क्या होता था, एक साथ वो लोग भोजन वगैरह करते थे। इस तरीके से समता का प्रसार होता था। समता मतलब समानता, इसका प्रचार प्रसार होता था। ठीक है स्टूडेंट, अभी चलो हम एक एक करके संतों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है, संत नामदेव। ही वॉज ग्रेट संत ऑफ द वारकरी मूवमेंट, यानी वारकरी मूवमेंट के ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ संत माने जाते हैं। ही वॉज स्किल्ड ऑर्गेनाइजर, और ये बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजर यानी कि क्या थे, जैसे ऑर्गेनाइजर होते हैं ना किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने वाले, तो वैसे। ही परफॉर्म्ड एक्सीलेंट कीर्तन एज वेल, और वो बहुत ही अच्छा कीर्तन भी किया करते थे। ही अवेकन द सेंस ऑफ इक्वलिटी इन मेन एंड वीमेन बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट थ्रू द मीडियम ऑफ कीर्तन, और इन्होंने कीर्तन के माध्यम से क्या किया, जो लोग थे चाहे वो औरत या फिर आदमी, इनको इन्होंने जगाने का काम किया, यानी इनके अंदर इक्वलिटी का भाव लाया। ठीक है। हिज प्लेस वॉज, अभी इनका जो प्रतिज्ञा था वो क्या था कि नाचो कीर्तन नाचे संगी रंगी, नाचो कीर्तन नाचे रंगी, ज्ञान दीप लाओ जागी। ठीक है, इनका ये प्लेस था। हिज अभंग कॉम्पोजिशंस आर वेल नोन, यानी कि जो इनके अभंग और जो भी कीर्तन है, ठीक है, अभंग और जो कीर्तन है ये सभी इनकी रचनाएं बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, यानी लोग इनको बहुत ही और लोगों को बहुत अच्छी लगती है। प्रसिद्ध होने का मतलब क्या, जो चीज़ लोगों को अच्छी लगने लगे, लोग उसको बार बार देखें, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रसिद्ध कहते हैं। ठीक है, पॉपुलर हो जाना। मेनी संत एज वेल एज कॉमन पीपल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज टीचिंग्स, यानी कि कई सारे संत और जो कॉमन लोग थे वो इनके टीचिंग से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ही वेंट अप टू द पंजाब प्रोपोगेटिंग हिज थॉट्स, और वो पंजाब में गए अपने थॉट्स जो उनके विचार थे उसको फैलाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए। हिज कॉम्पोजिशंस आर इंक्लूडेड इन द गुरु ग्रंथ साहिब ऑफ सिक्स, यानी कि उनका जो कॉम्पोजिशन था उसको इंक्लूड किया गया है गुरु ग्रंथ साहिब में, जो सिखों का एक ग्रंथ है। ही प्रोपोगेटेड द मैसेज ऑफ भागवत रिलीजन्स इन ऑल क्वार्टर्स, और फिर उन्होंने क्या किया कि गांव-गांव में इसको पहुंचाया है, ये जो भागवत का जो मैसेज है उसको। ही बिल्ट अ मेमोरियल टू संत चोखा मेला एट पंढरपुर, और उन्होंने क्या किया है कि पंढरपुर में ना चोखा मेला की समाधि का निर्माण करवाया है। हिज वर्क इज़ अनफॉरगेटेबल, यानी कि इन्होंने जितने भी काम किए ये सभी क्या है, अनफॉरगेटेबल, यानी जो कभी भी भूले नहीं जा सकते हैं। ठीक है, यादगार। तो ये तो हमने पढ़ा किसके बारे में, संत नामदेव जी के बारे में। अभी नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, संत ज्ञानेश्वर के बारे में। ठीक है, तो चलो देखते हैं स्टूडेंट क्या दिया है। ही वॉज ग्रेट संत इन द वारकरी मूवमेंट, और ये भी वारकरी संप्रदाय में बड़े ही मुख्य संत थे, विख्यात संत थे। ही रॉट द भावार्थ दीपिका और ज्ञानेश्वरी विच elucidates the meaning of the Sanskrit Bhagavad Gita. He also composed the अमृत नुभव। देखो स्टूडेंट, पहले इधर आप ध्यान से देखो, इन्होंने क्या किया है, जो भगवत दीपा और ध्यानेश्वरी थे, ठीक है, तो इसका उन्होंने क्या किया है ना, मीनिंग ऑफ संस्कृत भगवत गीता, यानी उसके मीनिंग को बताया है इन्होंने, यानी कि मराठी में उसको लिखा है। ये दोनों संस्कृत में थे, ठीक है, उसको मराठी में इन्होंने लिखा है, यानी उसका अर्थ निकाल करके लिखा है। एंड उन्होंने अमृतानुभव इसको भी कंपोज किया है, यानी उसकी भी रचना इन्होंने की है। कि इन्होंने की है तो संत ज्ञानेश्वर जी ने की है, ठीक है, की थी। ओके, फिर ही प्रीच द इम्पोर्टेंस ऑफ द पाथ ऑफ डिवोशन थ्रू हिज वर्क्स एंड कॉम्पोजिशंस, और ये अपने कॉम्पोजिशन यानी अपनी रचनाओं और अपने कार्यों के माध्यम से लोगों को शिक्षा दिया करते थे। किसके बारे में, भक्ति के बारे में। ठीक है, उसका महत्व ये बताया करते थे, इन्होंने बताया भी है।
ही showed a simple way of worship and conduct which the common people could follow easily। यानी कि इन्होंने बहुत ही सिंपल तरीका सिखाया पूजा पाठ करने का, जिसे लोग बहुत ही आसानी से फॉलो कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे देखोगे तो क्या दिया है कि ही गिव द प्रेस्टीज ऑफ रिलीजन टू द वारकारी मूवमेंट। यानी कि इन्होंने क्या किया, जो वारकारी मूवमेंट था, ठीक है, वारकारी संप्रदाय, उसको बड़ी ही प्रतिष्ठा दिलवाई इन्होंने। किसने दिलवाई, तो संत ज्ञानेश्वर जी ने। फिर आगे क्या है, दो हिज लाइफ वॉज स्पेंट इन एक्सट्रीमली एडवर्स सर्कमस्टेंसेस ही नेवर लॉस्ट द काम ऑफ हिज माइंड एंड नेवर हार्बर्ड बिटरनेस। यानी कि मतलब इनके जो जीवन था इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारे दुखों का इनको सामना करना पड़ा, लेकिन ये थोड़ा भी घबराए नहीं। हमेशा इन्होंने सोच समझ के ही शांति से काम लिया। इनके मन में कभी भी बिटरनेस यानी कि कटुता कभी भी नहीं आई। ठीक है, कभी भी इन्होंने कटुता नहीं रखी, हमेशा सबसे प्रेम के साथ रहे। हिज फिर क्या है यहाँ पे, हिज पसायदान इन ज्ञानेश्वर अपलिफ्ट्स द माइंड। यानी कि ज्ञानेश्वरी में जो इनके क्या है, पसायदान है जो लिखित हैं, ये सभी क्या है, एक क्या दिया है यहाँ पे कि अपलिफ्ट्स द माइंड। यानी कि ये क्या है, एक उदात्त संस्कार करते हैं। समझ में आया, ज्ञानेश्वरी में जो ये पसायदान लिखे हुए हैं ये एक उदात्त संस्कार करता है। ठीक है, फिर आगे क्या है देखो, द पोएटिक कॉम्पोजिशन ऑफ हिज ब्रदर्स संत निरुवित्तीनाथ एंड संत सोपान देव एंड सिस्टर मुक्ताबाई आर वेल नोन। यानी कि जो संत ज्ञानेश्वर जी के जो भाई थे, ब्रदर थे, जिनका नाम क्या था, निवृत्तिनाथ, और संत सोपान देव, और इनकी बहन थी मुक्ताबाई। ठीक है, इनकी भी जो रचनाएं हैं, इन्होंने भी जो कुछ भी कंपोज किया है वो भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो संत एकनाथ जी के बारे में। तो ही वॉज अ ग्रेट संत ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र। यानी भक्ति मूवमेंट के बड़े ही महान संत थे ये संत एकनाथ जी। हिज कॉम्पोजिशन आर मेनी एंड डाइवर्स। यानी कि जो इनके कॉम्पोजिशन से बहुत ही ज़्यादा है और अलग अलग प्रकार के हैं। मेनी मतलब ज़्यादा और डाइवर्स मतलब कैसे, अलग अलग प्रकार के हैं। दे इंक्लूड अभंग, गोलना, बारूद एक्सेप्ट्रा। और इसमें क्या क्या आते हैं, तो अभंग आते हैं, गरवना आते हैं, उसके बाद यहाँ पे बारूद आते हैं। ठीक है, ही हैज़ स्टेटेड भगवत धर्म इन डिटेल एंड इन ए सिंपल मैनर। और उन्होंने भगवत धर्म को पूरा डिटेल में समझाया और बहुत ही सिंपल मैनर में समझाया। ही वॉज पोर्ट्रेट पीपल्स लाइफ इन भगवत भावार्थ रामायण थ्रू द स्टोरी ऑफ राम। यानी कि इन्होंने क्या किया है, जैसे राम कथा के थ्रू मतलब राम कथा के माध्यम से भावार्थ रामायण में जो लोक जीवन है उसका इन्होंने चित्रण बड़े ही आसान शब्दों में किया है। फिर ही एक्सप्लेन इन मराठी द भक्ति पार्ट ऑफ द संस्कृत वर्क भागवत। और इन्होंने क्या किया है, जो भागवत था, ठीक है, उसको मराठी में इन्होंने स्पष्ट किया है, एक्सप्लेन किया है। हिज अभंग सो द वॉर्म्स ऑफ डिवोशन। यानी कि जो इनके अभंग होते थे वो हमको पूजा पाठ यानी भक्ति का मार्ग दिखाया करते थे। एंड आगे देखो यहाँ पे, चलो आगे देखते हैं। He demonstrated through his own conduct that there is no need to renounce worldly matters for attaining highest truth। यानी कि उनका क्या मानना था, उन्होंने क्या बताया कि अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, यदि भगवान को पाना है, आपको सत्य के मार्ग में चलना है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग क्या करो, घर परिवार को त्याग दो। घर परिवार में रहकर भी भगवान को पाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है कि ही वॉज टीचर ऑफ द पीपल इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म। यानी कि अगर देखा जाए तो सच में ये लोगों के क्या थे, स्टूडेंट, टीचर थे, मतलब सिखाने वाले। ही बिलीव दैट आवर मराठी लैंग्वेज वॉज इन्फीरियर टू नो अदर लैंग्वेज। और वो क्या विश्वास रखते थे कि जो हमारी मराठी भाषा है ये सबसे ज़्यादा अच्छी है, यानी इससे ऊंचा कुछ भी नहीं है, इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है।
ठीक है। ही आस्क्ड द संस्कृत स्कॉलर्स फोर्सफुली, और उन्होंने संस्कृत के जो स्कॉलर्स थे उनसे फोर्सफुली यानी कड़े शब्दों में उनसे क्या पूछा, उनको फटकारा है, क्या बोला है, संस्कृत वाली देवे केली तरी प्राकृत काय चोरा पासुनी झाली। ही हैविली क्रिटिसाइज्ड दोज हु हेटेड अदर रिलीजन्स, और जो दूसरे धर्मों का तिरस्कार किया करते थे उन्होंने उनका बहुत ही आलोचना की है, उनकी निंदा इन्होंने की है, ठीक है, उनको क्रिटिसाइज्ड किया है। नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो संत तुकाराम जी के बारे में, ठीक है, ये देखो है संत तुकाराम। उसके बाद हम आगे क्या पढ़ेंगे सब बता देती हूँ, वर्क ऑफ संत, फिर रामदेव स्वामी और इंस्पिरेशन फॉर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग फॉरेन रूल। उसके बाद जो हमारा ये चैप्टर है ये ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो चलो अभी शुरू करते हैं, क्योंकि पढ़ेंगे तभी तो ख़त्म होगा ना। तो अभी संत तुकाराम जी के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या दिया इसमें देखो, ही बिलोंग टू देहू नियर पुणे, यानी कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे स्टूडेंट, तो पुणे के पास में देहू है, देहू गाँव, वहाँ से वो बिलोंग करते थे। हिज कॉम्पोजिशंस और अभंगास आर वेरी प्लीजिंग एंड ल्यूसिड, ठीक है, रीचिंग द ग्रेटेस्ट पोएटिक हाइट्स। हिज गाथा इज अ प्रीसियस ट्रेजर ऑफ द मराठी लैंग्वेज। ही आस्क्ड अस टू फाइंड गॉड बाय शोइंग लव टू द अनहैप्पी एंड द टोरमेंटेड इन द फॉलोइंग लाइन्स। चलो स्टूडेंट, अभी मैं आप लोगों को इतने का मतलब बता देती हूँ, कुछ ज़्यादा ही मैंने पढ़ लिया। क्या दिया इसमें, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो वो पुणे में जो देहू था वहाँ से वो बिलोंग करते थे, ठीक है। और जो उनके रचनाएं हैं वो कैसी हुआ करती थी स्टूडेंट, बहुत ही प्लीजिंग एंड ल्यूसिड, यानी कि बड़ी ही मधुर हुआ करती थी, ठीक है, एंड रीचिंग द ग्रेटेस्ट पोएटिक हाइट्स, और जो उनके जो भी अभंग होते थे, उनकी जो भी कविताएं होती थी वो बड़ी ही अच्छी होती थी, वो श्रेष्ठ होती थी। ग्रेटेस्ट पोएटिक हाइट्स मतलब क्या, कविताएं जो है वो श्रेष्ठ होना, ठीक है। एंड हिज गाथा इज़ अ प्रीसियस ट्रेजर ऑफ द मराठी लैंग्वेज, यानी कि जो इनकी गाथा थी वो क्या थी, एक बहुत ही अमूल्य, जैसे मराठी भाषा में ना ये बहुत ही ट्रेजर मतलब क्या होता है बच्चा, कोई अमूल्य चीज़, ठीक है, तो वैसे मराठी भाषा में इनकी गाथा थी। ही आस्क्ड अस टू फाइंड गॉड बाय शोइंग लव टू द अनहैप्पी एंड द टॉर्मेंटेड इन द फॉलोइंग लाइन्स, यानी कि उन्होंने क्या किया, जो त्रस्त और दुखी लोग थे, जो परेशान लोग थे, और लोगों में ईश्वर को देखने और वो पाने के लिए कहा करते थे, यानी कि उनका मानना क्या था कि भगवान और कहीं नहीं बल्कि इन इंसानों के अंदर ही है, जो ये अनहैप्पी लोग हैं और जो भी लोग हैं इनके अंदर ही क्या है, भगवान जी हैं, ठीक है। और वे कहते थे, क्या कहते थे कि जे का रंजले गांजले त्यासी महड़े जो आपुले, तोची साधु ओढ़ खावा देव तेथीचे जानावा, ठीक है। विद दिस व्यू पॉइंट ही थ्रीव इन द रिवर इंद्रायणी द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द लोन्स दैट पीपल हैड बोरोड फ्रॉम हिम एंड फ्रीड मेनी पुअर फैमिलीज फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ लोन। अभी देखो उन्होंने क्या किया, इसी सिद्धांत की वजह से जो इन्होंने बोला था, इन्होंने क्या किया, जो भी लोन्स इन्होंने लोगों को दिए थे उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उसको इंद्रायणी नदी में फेंक दिया, और जो लोग थे उनको ऋण मुक्त, यानी कि उनको लोन ना भरने के लिए, मतलब वो जो लोड था उनके ऊपर कि लोन भरना है उससे उन्होंने उनको मुक्त कर दिया, ठीक है। ही क्रिटिसाइज द हाइपोक्रिसी एंड सुपरजिशन इन द सोसाइटी वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म्स, यानी कि जो समाज में फैली हुई आडंबर है, पाखंड है और अंधविश्वास, ठीक है, उन्होंने इनकी क्या की, उनको क्रिटिसाइज किया, यानी कि उसको कड़े शब्दों में उनकी आलोचना की। किन्होंने की, तो संत तुकाराम जी ने की, ठीक है। एंड आगे देखो, ही स्टेट्स दैट डिवोशन शुड बी कपल्ड विथ मोरालिटी, यानी कि वो किसके ऊपर जोर देते थे कि जो भक्ति है, ठीक है, भक्ति के साथ साथ नैतिकता भी आपके अंदर होनी चाहिए, यानी बस भक्ति रहने से काम नहीं चलेगा, आपके अंदर आपके जो व्यवहार है वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है, आपके अंदर नैतिकता होनी चाहिए। नैतिकता मतलब क्या होता है, अच्छे विचार होना, सबके साथ अच्छे से बिहेव करना, वो होता है नैतिकता, ठीक है।
हिज टीचिंग कैन बी समड अप एज, और इनकी टीचिंग को हम लोग इन पंक्तियों से समझ सकते हैं, क्या है, जोड़ो नियाधन उत्तम व्यवहारे उदास विचारे वेच करी। ठीक है, फिर आगे क्या है कि सम डोगमेटिक पीपल अपोज द सोशल अवेकनिंग दैट ही हैड अंडरटेकन एंड सेंक हिज अभंगस इन द इंद्रायणी। संत तुकाराम फेस द अपोजिशन विद नोबल करेज, यानी कि जो लोग इनसे क्या करते थे, थोड़ी सी ईर्ष्या रखते थे, वो लोग क्या कहते थे कि इनको तो अभंग लिखना ही नहीं चाहिए, और इसके कारण उन्होंने क्या किया, ये जो भी अभंग इन्होंने लिखे हुए थे, जो भी इनके कविताएं थी, उनको क्या किया, इंद्रायणी नदी में डुबो दिया। ठीक है, और इनका सामना जो संत ज्ञानेश्वर थे, इन्होंने बड़े ही धैर्य के साथ किया, मतलब उस टाइम पे भी धैर्य अपना इन्होंने छोड़ा नहीं, एक साहस जो था उनके अंदर उसको कभी भी छोड़ा नहीं, और इस साहस के साथ वो डटे रहे। ठीक है, संत तुकाराम्स डिसिपल्स एंड एसोसिएट्स वर ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड्स, यानी कि जो संत तुकाराम के शिष्य और जो भी सहयोगी होते थे वो अलग अलग कास्ट के हुआ करते थे। ठीक है, दे इंक्लूड, अभी इसमें क्या क्या इंक्लूड है देखो, शिवजी नहीं सॉरी नावजी माली, फिर गवर्नर सेठवानी, संताजी जगनारे, शिवबा कशार, फिर बहिणा भाई सिवुरकर एंड महादाजी पंत कुलकर्णी। एन इम्पॉर्टेंट टास्क कंप्लीटेड बाई गंगाराम पंत मावल एंड संताजी जगनाड़े वॉज राइटिंग डाउन द अभंगास ऑफ संत तुकाराम, यानी कि ये दो लोगों का यहाँ पे नाम लिया गया है कि गंगाराम पंत और मावल और संताजी जगनाड़े, इन्होंने क्या किया, जो ये संत तुकाराम के अभंग थे उसको इन्होंने सुरक्षित रखा, यानी फिर से ये लोगों ने लिखा और उसको एकदम अच्छे से रखा है, तो इनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। वर्क ऑफ संत, यानी यहाँ मतलब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, संतों के वर्क क्या क्या थे, यानी इनका परिणाम क्या हुआ, इन्होंने ये जो भी काम किए लोगों में सबको अच्छी बातें सिखाई, तो इसका परिणाम क्या हुआ वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो क्या दिया इसमें देखो, संत गेव द मैसेज ऑफ इक्वलिटी टू पीपल, यानी कि संतों ने क्या दिया है, सभी को समता का संदेश दिया, इक्वलिटी का संदेश उन्होंने दिया है। दे टॉट ह्यूमैनिटी, यानी उन्होंने मानवता को सिखाया है ना। दे प्रीच दैट द पीपल शुड लिव टुगेदर इन हार्मनी, और उन्होंने क्या बताया कि जो लोग हैं उनको मिलजुल करके एक साथ रहना चाहिए, विथ यूनिटी एंड लव, मतलब एकता और प्रेम के साथ। देयर वर्क रिजल्टेड इन सोशल अवेकनिंग, यानी इनके कार्यों के कारण क्या हुआ कि सामाजिक जनजागृति हुई। दे टॉट हाउ टू लिव इन द फेस ऑफ फॉरेन इन्वेजन्स, ड्रॉट लाइक सिचुएशंस और एनी अदर नेचुरल कैलेमिटीज़, और इन्होंने लोगों को सिखाया कि अगर कोई समस्या आती है, कोई संकट आता है, तो उस टाइम पे कैसे रहना चाहिए, चाहे वो फॉरेन इन्वेजन यानी कि बाहरी आक्रमण हो, विदेशी आक्रमण हो, या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ हो, हमें कैसे उसका सामना करना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बताया है। देयर टीचिंग्स प्रूव टू बी अ बिग सपोर्ट फॉर पीपल, यानी कि उनकी टीचिंग जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा सपोर्ट साबित हुई है, ऐसा हम बोल सकते हैं। देयर वर्क क्रिएटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल ऑफ महाराष्ट्र, यानी उनके वर्क ने क्या किया है, जो लोग थे महाराष्ट्र के, इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस को पैदा किया है, उत्पन्न किया है। ठीक है, आत्मविश्वास जगाया है। फिर देयर वॉज डिटोरियोरेशन ऑफ एथिक्स एंड रिलीजन इन द सोसाइटी, यानी कि समाज में क्या हुआ, स्टूडेंट जो धर्म था उसका डिटोरिएशन, यानी हम बोल सकते हैं कि नुकसान, ठीक है, हुआ, उसके बाद हुआ था। एट सच टाइम द संत केम फॉरवर्ड टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी, और इस टाइम पे जो संत थे वो लोग आगे आए सोसाइटी की रक्षा करने के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए। ठीक है, उन्होंने समाज की रक्षा की आगे आकर के। फिर आगे देखो क्या दिया गया है कि दे शो द पाथ ऑफ डिविजन बाय लिविंग अमंग हिज पीपल एंड शेयरिंग देयर जॉयज एंड सॉरोज। देखो उन्होंने क्या किया कि लोगों को बताया, ठीक है, लोगों के बीच रहकर उन्होंने सुख दुख को समझकर सभी को भक्ति मार्ग के बारे में बताया कि कैसे आनंद पाया जा सकता है। सम ऑर्थोडॉक्स एंड
डॉगमेटिक पीपल अपोज्ड देम, यानी कि अभी भी कुछ कट्टर लोग थे जिन्होंने इनका क्या किया, विरोध किया, ठीक है। बट द संत बिलीव दैट फेसिंग दिस ऑपोजिशन वॉज पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी, लेकिन जो संत थे ना वो ऐसा विश्वास रखते थे कि इन लोगों का सामना करना ये हमारी एक ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, ठीक है। संत तुकाराम हैज़ एक्सप्लेन द मार्क ऑफ ट्रू संत इन दिस वर्ड्स, और संत तुकाराम ने जो संतों के कर्तव्य, जो संत सच्चे संत के कुछ यहाँ पे लक्षण बताए हैं इन पंक्तियों के माध्यम से, कि तुका महड़े तोची संत जोशी जगाचे अघात, ठीक है, ऐसे करके। अभी आगे देखेंगे, द संत इल्यूसिडेट द कॉम्प्लेक्स धर्म ऑफ द स्कॉलर्स शास्त्रीज एंड पंडित इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, यानी कि ये जो लोग हैं धर्मशास्त्री और पंडित, इन्होंने ना जो धर्म है, धर्म, ठीक है, उसको बड़े ही कॉम्प्लेक्स भाषा में उसको बताया है। ओके, दे प्रेड टू गॉड यूजिंग सिंपल एवरीडे टर्म्स, और वहीं संतों ने इसको बड़ा ही आसान भाषा में बताया है, ठीक है। जैसे रोज के बोलचाल भाषा होती है उस भाषा में इन्होंने क्या किया, भगवान की आराधना की। दे टुक द व्यू दैट ऑल आर इक्वल बिफोर गॉड, ठीक है, उन्होंने क्या बताया, मतलब उनका मानना था कि ईश्वर के सामने सभी लोग क्या है, समान है, कोई भी बड़ा या फिर छोटा नहीं है। दे टॉट सोसाइटी टू डू अवे विद द प्राइड अराइजिंग आउटकास्ट एंड वर्ण, सी एवरीवन गॉड्स चिल्ड्रंस, यानी कि वो क्या बोलते थे कि सभी लोग क्या है, भगवान के ही बच्चे, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, उनका रंग रूप चाहे जो भी हो, लेकिन ये सभी क्या है, प्रभु के ही, यानी श्री भगवान के ही क्या है, बच्चे हैं। अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द संत वॉज दैट दे डिड नॉट फॉरगेट देयर ड्यूटीज ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन, यानी कि जो मुख्य विशेषता क्या थी संतों की, कि वो अपना कर्तव्य कभी भी नहीं भूलते थे, ठीक है, मतलब उनका जो कर्तव्य है उसको वो निभाते ही रहते थे। यह उनकी बड़ी ही अच्छी क्या थी, विशेषता थी, और वो अपने रोज के काम किया करते थे, जो चाहे उनको, मतलब कोई उनको कुछ भी कर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अपना काम करते रहते थे। फिर आगे देखो, दे फाउंड गॉड इन देयर वर्क, मतलब वो अपने कामों में ही प्रभु के दर्शन किया करते थे। उनको ऐसा लगता था कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ यही मेरा क्या है, पूजा है। जैसे आप सुनते हैं ना, कर्म ही पूजा है। संत सावता सेठ, अभी संत एक सावता है जिन्होंने क्या बोला है कि कांदा मोड़ा भाजी अवगी मिठाई माजी। दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू फार्म वर्क बट अप्लाइज टू वर्क इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, यानी कि ये तो स्टेटमेंट जैसे फार्म वर्क होता है, खेती का काम, वहाँ से बिलोंग करता है, मतलब उसी से रिलेटेड है, लेकिन ये ना जो लोग हैं उनके दैनिक जीवन पे ये फिट बैठता है, अप्लाई होता है। द संत कैरिड ऑन विथ देयर ड्यूटीज इवन एज दे वर इंगेज इन डिवोशन, टीचिंग एंड कंपोजिंग वर्सेस, यानी कि जो संत थे वो अपना रोज का जो काम रहता था उसको वो करते रहते थे, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे वही दिया ना कि द संत कैरिड ऑन विद देयर ड्यूटीज इवन दे वर इंगेज इन डिवोशन, टीचिंग एंड कंपोजिंग वर्सेस, यानी कि ये सारी चीज़ों में बिजी रहते थे, लेकिन फिर भी वो अपना दैनिक का काम किया ही करते थे, ठीक है, वो वर्सेस लिखने में बिजी रहते थे, टीचिंग में, पूजा पाठ में, लेकिन फिर भी वो अपना रोज का काम करते थे। दे डेवलप द मोरल सेंसिबिलिटीज ऑफ द सोसाइटीज, यानी कि उन्होंने समाज का क्या किया, जो उनका नैतिक बोध था उसको उन्होंने विकसित किया है, उसको डेवलप किया है, ठीक है। अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो रामदास स्वामी। देखो अभी हमारा ये लेसन ख़त्म होने वाला है, बहुत बड़ा लेसन है। हिस्ट्री में इतने बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं ना, तो पढ़ के हम लोग थक जाते हैं कि नहीं। चलो देखते हैं। वैसे आप अगर ये पूरा वीडियो नहीं देख पाओगे तो आधा आधा करके देखना, क्योंकि जब पढ़ाते पढ़ाते मैं इतना थक गई हूँ तो आप लोग तो ऑब्वियस सी बात है पढ़ते पढ़ते थक ही गए होंगे, है ना। तो आधा आधा करके आप देख सकते हो, जैसे आधा पार्ट पहले देख लो, फिर बाद में आराम करने के बाद थोड़ा खाना वाना खाने के बाद दूसरा पार्ट देख सकते हो, ठीक है। चलो अभी रामदास स्वामी जी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो रामदास स्वामी, चलो यहाँ से, ही वॉज फ्रॉम जाम इन महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, यानी कि वो कहाँ से थे, तो मराठवाड़ा के जाम गांव में रहते थे। ही एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस टू द पीपल, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट, फिजिकल फिटनेस ऑफ द पीपल, ठीक है, लोगों का फिजिकल फिटनेस। मराठा तेलुका
कहा गया मराठा तिलका मेढा वावा महाराष्ट्र धर्म वाडा वावा। दिस मैसेज ऑफ द रामदास स्वामी इज फेमस। और इनका ये जो मैसेज था, ये जो मैसेज उन्होंने दिया है, ये बहुत ही फेमस था। ही गिव प्रैक्टिकल एजुकेशन एंड लेसन इन गुड कंडक्ट थ्रू हिज वर्क्स लाइक दसबोध, करुण षटक, फिर मंकेश श्लोक। इन्होंने क्या किया है, जो इनके अलग अलग ये जो रचनाएं हैं, जैसे कि दासबोध, करुणाष्टके, मनाचे श्लोक, ठीक है, इनके माध्यम से इन्होंने क्या किया है, जो भी लोग हैं उनको व्यवहारिक शिक्षा का इन्होंने पाठ पढ़ाया है। ठीक है, अभी आगे देखो स्टूडेंट क्या दिया है। ही स्टेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडेड द समर्थ संप्रदाय। इन्होंने क्या बताया है, पीपल्स मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका महत्व इन्होंने, इम्पोर्टेंस इसका बताया है। और फिर इन्होंने समर्थ संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, चाफल वॉज द सेंटर ऑफ दिस संप्रदाय। और इस संप्रदाय का जो सेंटर था वो क्या था, चाफल था। ठीक है स्टूडेंट, फिर आगे देखो, ही प्रोपोगेटेड द वर्शिप ऑफ राम एंड हनुमान, यानी कि उन्होंने राम और हनुमान के जो पूजा पाठ है उसका प्रचार प्रसार किया। ही ट्रैवल्ड फार एंड वाइड टू प्रोपोगेट हिज थॉट्स। और वो अपने विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने बहुत दूर दूर तक ट्रैवल किया। किन्होंने किया, तो रामदास स्वामी ने किया। ठीक है, इंस्पिरेशन फॉर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग फॉरेन रूल, यानी कि फॉरेन रूल जब था तब उसी में इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता का भाव पैदा होना। ठीक है, समझ में आया। जैसे हम बोल सकते हैं कि परतंत्रता में स्वतंत्रता की प्रेरणा, एक तरीके से इंस्पिरेशन मिलना। जैसे हम दूसरे के अंडर में हैं तो हमें एक प्रेरणा मिल रही है कि हमें क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, हम अपना अकेले रहेंगे, मतलब कोई भी हमारे ऊपर कोई भी विदेशी रूल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो क्या दिया गया इसमें, देखो, सच वॉज द पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल सिचुएशन एक्सेट्रा इन महाराष्ट्र बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। देखो स्टूडेंट्स, ऊपर हमने जो कुछ भी पढ़ा तो शिवाजी महाराज के पहले का महाराष्ट्र कुछ इस तरीके से था, मतलब ये सारी सिचुएशंस थी, कल्चरल, सोशल और इस तरीके की सिचुएशन थी शिवाजी महाराज के पहले। फिर आगे क्या दिया है कि इन दैट पीरियड महाराष्ट्र वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ आदिलशाही एंड अदर पावर्स, यानी कि उस टाइम पे जो महाराष्ट्र था वो किसके कंट्रोल में था, तो आदिलशाही और जो दूसरे पावर्स थे उनके। इट वॉज नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं था। इवन सो सम पर्सनैलिटीज एंड स्ट्रीम्स ऑफ थॉट्स वर ड्रीमिंग ऑफ फ्रीडम, और इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे थे जो स्वतंत्रता यानी फ्रीडम के स्वप्न वो लोग देख रहे थे। अमंग देम, अभी उन्होंने मतलब उनमें से ही कौन थे, एक शहाजी महाराज थे, हु इज़ कंसिडर्ड टू बी विजनरी ऑफ स्वराज वॉज ऑन द फोर फ्रंट, यानी कि उन्हीं में से एक शहाजी महाराज थे जो चाहते थे कि हमें क्या मिले, स्वतंत्रता मिले। ठीक है, और वही स्वराज के क्या माने जाते हैं, फोर फ्रंट, यानी कि सबसे पहले इन्होंने ही स्वराज के लिए आवाज़ उठाई थी। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कोई चीज़ शुरू होने वाली रहती है तो कोई ना कोई उसको शुरुआत करने वाला होता है, तो वो ये जो स्वराज्य है, ठीक है, कि अपना हमको स्वतंत्रता चाहिए, इसके बारे में सबसे पहले मतलब श्रेय किसको जाता है, तो शहाजी महाराज को इसका श्रेय जाता है कि इन्होंने क्या किया, सबसे पहले स्वतंत्रता का स्वप्न देखा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये जो आपका लेसन था ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो अगर आपको 5th चैप्टर भी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना स्टूडेंट। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा हिस्ट्री अच्छा नहीं पढ़ा पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि आपको जितनी भी हेल्प मेरे से चाहिए, ठीक है, मतलब मेरा आपको जितना भी फ़ायदा हो आप उतना उठा लो। आप जो बोलोगे मैं वो वीडियो डालूंगी, बस आप पढ़ाई करते रहो अच्छे से। ओके, चलो अभी अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।